मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि इंटरनेशनल खबर है। तो हमारे जो वजीर आजम है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वो इस वक्त बुरनई में पहुंचे हुए हैं और उन्होंने उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया, वहां के लोगों से मुलाकात की और वहां की तारीख जानने की कोशिश की। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए, मैं उनका भी तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं वजीर आजम कि वहां पे ये बंदर शेरी बेगवान से ये खबर है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। खबर हिंदी में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को बुरनई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान पहुंचे। ये दौरा इस मायने में खास है कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली बुरनई की यात्रा है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक यानी सफारती ताल्लुकात के 40 साल पूरे हुए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुरनई में भारतीय हाई कमीशन के नए परिसर यानी अहाता की शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया। उन्होंने इसे दोनों मुल्कों के बीच मजबूत रिश्तों का प्रतीक बताया, सिंबल बताया। मोदी ने कहा कि ये परिसर जो है, ये अहाता जो है, वो प्रवासी भारतीयों की सेवा करेगा। इसके अलावा कोटा पत्थरों से बनी ये इमारत भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है। मोदी इसके बाद बंदर शेरी बेगवान उमर अली सैफुल्ला मस्जिद पहुंचे। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद बुरनई की राजधानी बंदर शेरी बेगवान में एक मस्जिद है। ये देश की दो मस्जिद नेगारा या राष्ट्रीय मस्जिदों, दूसरी जामे हसनिल बोलकिया मस्जिद में से एक है। साथ ही ये बुरनई का एक राष्ट्रीय स्थल चिन्ह भी है। ये देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसका नाम उमर अली सैफुद्दीन तृतीय यानी 1914 से 1986 तक जो हुक्मरान थे, उनके नाम पर यह मस्जिद कायम है, जो बुरनई के 28वें सुल्तान और वर्तमान यानी मौजूदा सम्राट सुल्तान हसनुल बोलकिया के पिता थे। ये मस्जिद बुरनई में इस्लामी आस्था के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। और थोड़ा सा मैं बता दूं कि मस्जिद को बनाने में लगभग 5 साल लगे और उस समय इसकी जो लागत है वो 1 मिलियन पाउंड यानी आप ये समझ लीजिए कि 11,07,700 रुपए से अधिक इस पर खर्च किए गए। इस मस्जिद की तामीर निर्माण मलेशिया की आर्किटेक्चुरल फर्म बूटी एडवर्ड्स एंड पार्टनर्स ने की थी। इस मस्जिद का निर्माण कार्य 4 फरवरी 1954 को शुरू हुआ था। इसके निर्माण में 1500 टन कंक्रीट और 700 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। इस मस्जिद की नींव की गहराई 80 से 120 फीट यानी 24 से 37 मीटर के दरमियान बताई जा रही है। उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का उद्घाटन 26 सितंबर 1958 को सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के 42वें जन्मदिन समारोह के साथ किया गया। इसकी वास्तुकला भारतीय मुगल साम्राज्य की वास्तुकला और इतावली पुनर्जागरण शैली में प्रभावित है। इस मस्जिद में हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस डिजाइन की संकल्पना सबसे पहले सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय ने की थी और फिर इसे इतावली मूर्तिकार और सजावटी पत्थर के ठेकेदार कमीशन आर्किटेक्ट रुडोल्फो नोली ने विकसित किया था। अब ये कितनी बड़ी मस्जिद है इसका भी मैं जिक्र करता चलूं कि जहां वजीर आजम पहुंचे, उन्होंने मस्जिद का दौरा किया। मस्जिद का आकार जो है लगभग बताया जा रहा है 225 गुणे 86 फीट यानी 69 गुणा 26 मीटर है और इसमें 3000 श्रद्धालु अकीदतमंद बैठ सकते हैं एक साथ। इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 52 मीटर 171 फीट है। इस मस्जिद का गुंबद सोने से ढका हुआ है।
फर्श पिलर इटली से संगमरमर से बनाए गए थे, जिसकी लागत यानी सरमायाकारी जो है तकरीबन $2 लाख बताई जा रही है से अधिक है। आंतरिक भाग में 15 फीट यानी 4.6 मीटर व्यास का एक झूमर है, यानी बहुत बड़ा झूमर है, जिसका वजन 3 टन से ज्यादा बताया जाता है। इसमें 62 फ्लोरोसेंट ट्यूब है। इस मस्जिद का फर्श बेल्जियम और सऊदी अरब से हाथ से बने एक्समिंस्टर कालीनों से ढके हुए हैं। तो ये पूरी तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश की है कि किस तरह से यहाँ पे आप देखें कि पूरा जो मैंने स्ट्रक्चर पेश किया और वहां पे हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। आइए आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं पहले जिक्र कर दूं। जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं मैं उन्हें मेहमानी कहता हूं। हमारे साथ जयदीप सिंह बुंदेला साहब जुड़े हुए हैं, जामिन मिर्जा साहब, बशीर अहमद बखवान साहब, बवा खान साहब, इसके अलावा शेख वली और हमारे साथ कलीम भाषा साहब, यूनुस चौहान साहब, गुड्डू सलमानी साहब, जैनुल रजा साहब, आरिफ अंसारी साहब और इसके अलावा एमके ट्रेडिंग, ये जयदीप सिंह का जिक्र, अनवर शेख साहब और ये कार्टून फनी भाई नाम लिख दिया कीजिए, साकिब काजी, शकील शेख साहब, एसके मोनी, फिरोज खान साहब, मोहम्मद रईस, मोहम्मद जियाउल हक साहब, अशदुल हक साहब, अली हमजा साहब और असलम लवारे साहब, जैनुल रजा साहब, अयान साहब, हसन रिजवी साहब, रऊफ खान साहब, नजब सैयद साहब, सैन रिजवी साहब जो यूएसए से, इसके अलावा नजब सैयद साहब, यूसुफ गुलाम हुसैन चौहान साहब, आरिफ अंसारी, नजीर खान और मसूद खान, मोहम्मद अयूब साहब, उमर अहमद साहब और इब्राहिम खान साहब, जयदीप साहब बहुत पहले बातिस्ता, फरोज साहब, फिरोज खान, असलम साहब, यूनुस साहब और यूनुस साहब 9:02 पर जुड़ गए थे, यानी 1.5 घंटा पहले। तो इतने सारे मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और मैं कुछ खास खबरों की तरफ आगे बढ़ूंगा और फिर उसके बाद मैं आपसे इस पर बातचीत करूंगा। तुर्की में अमेरिकी सुरक्षित नहीं, अब यह खबर आ रही है। मैं ये खबर क्यों तुर्की की दे रहा हूं? क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कैसे माहौल खराब हो। जैसे मैंने कहा कि अमेरिकी बेस हटाए जाएं, अब ये मुहिम एक तरीके से शुरू हो गई है। ईरान ने नोटिस दिया है, इराक ने नोटिस दिया है, सीरिया ने नोटिस दिया है और यमन ने। तो यहां पे तुर्की में अमेरिकी सुरक्षित नहीं, 2 सैनिकों की सरेआम पिटाई, खलीफा एर्दोगान के राज में ये क्या हो रहा है, ये हेडिंग मैंने आपके खिदमत में पेश किया और ये अंकारा से न्यूज है कि तुर्की की राजधानी अंकारा में कुछ लोगों ने 2 अमेरिकी सैनिकों यानी फौजियों पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की जमकर पिटाई भी की। यह खबर है। यह घटना तुर्की के बंदरगाह शहर इजमिर की बताई जा रही है। हमलावरों की पहचान तुर्की के एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूथ ग्रुप के रूप में हुई है। हमले में सैनिकों को चोटें आई हैं, लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमले के मामले में 15 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना के समय दोनों अमेरिकी सैनिक वर्दी में नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि हिंसक मुठभेड़ को देखने के बाद 5 अन्य अमेरिकी सैनिक भी घटना में शामिल हो गए। हिरासत में लिए गए लोग तुर्की यूथ यूनियन टीजीबी के सदस्य थे, जो राष्ट्रीय विपक्षी वतन पार्टी की युवा शाखा से हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने घटना में हस्तक्षेप किया और अधिकारी जांच कर रहे, पूरे मामले की जांच की जा रही है। तुर्की में अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर लिखा है कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि यूएस वॉस पर सवार अमेरिकी सेवा सदस्य आज इजमिर में हमले के शिकार हुए थे और अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
हम तुर्की अधिकारियों को उनकी त्वरित प्रक्रिया और चल रही जांच के लिए धन्यवाद देते हैं। हमलावरों से संबंध एक तुर्की यूथ यूनियन के ट्विटर अकाउंट पर इस घटना का वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें मुबैना तौर पर कथित तौर पर युवाओं का एक समूह अमेरिकी सैनिकों को पकड़े हुए हैं और उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अंकारा में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को यानी पीर को पहले कहा कि यूएस वास्प युद्धपोत तुर्की के तटीय शहर इजमिर के बंदरगाह के दौरे पर था। भूमध्य सागर में तुर्की के सैन्य जहाजों के साथ संयुक्त प्रशिक्षण के साथ जहाज रविवार को पहुंचा। इजराइल गदा युद्ध जारी रहने के कारण अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। नेवी टाइम्स के अनुसार एक विमान वाहक पोत अब्राहम लिंकन और उसका स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में यानी आज वर्तमान में यूएस सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में जल क्षेत्र में काम कर रहा है। तो ये आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे पूरी सूरत हाल मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। और इससे देखिए अपोजिशन ही सही, लेकिन इससे कम से कम जो हालात हैं उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अमेरिकी फौजियों को निशाना बनाया जाना ये मामूली घटना नहीं है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी घटना है और तुर्की में ये हो रहा है, जहां पे रजब तैयब अर्दोगान है वहां पे अगर ये हो रहा है और वहां प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहां एहतजाजी मुजाहरा भी हो रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और तैयब अर्दोगान भी अभी आप देखिए कि उनका जो इशारा था कि वो बहुत जल्द नाटो से अपनी सदस्यता रुकनीयत को खत्म करेंगे और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है वहां उसमें वो शामिल होने के लिए एक तरीके से तैयार बताए जा रहे हैं।